दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, ज्यादातर स्टूडेंट इस वजह से आरओ की तैयारी में मन नहीं लगा पा रहे थे या उनकी पढ़ाई अभी तक बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। काम चलाऊ तैयारी इस वजह से चल रही थी क्योंकि अभी तक एग्जाम डेट नहीं मालूम थी। आप सभी लोग जानते हो कि अब एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है। आयोग ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है और आरओ के एग्जाम जो आरओ का प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये 22 दिसंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। अब आपके पास में ना पढ़ने का कोई रीजन नहीं है। और अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, अभी भी आप सोते रहते हो, पूरे दिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर टाइम वेस्ट करते रहते हो, तो आप अपने आप को समझा लीजिए कि आप इस एग्जाम के लायक नहीं हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। फिर तो सबसे अच्छा होगा कि आप प्राइवेट जॉब ज्वाइन करके अपना समय बर्बाद ना करो और कहीं से पैसे कमाने लग जाओ। अगर आप चाहते हो, अगर आपने सोच रखा है कि मुझे किसी भी कीमत पर गवर्नमेंट एग्जाम लेना है, तब तो भाई लड़ने का वक्त आ गया है। अब ये वक्त आ गया है कि आप हथियार उठाओ और लड़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगले 6 महीने आपकी किस्मत, आपकी लाइफ तय करने वाले हैं। जो स्टूडेंट मेहनत करेगा, देखो दिमाग से तो बहुत तेज बच्चे होते हैं, किसी का दिमाग तेज भी होता है, किसी का कम भी होता है, लेकिन जो मेहनत करेगा रेस में वही आगे निकलेगा। इस वजह से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल साफ चीज बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर चीज, इतनी क्षमता मेरे अंदर है कि आपका एग्जाम आसानी से निकलवा सकता हूँ। ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, लिमिटेड कंटेंट है, उसी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। दो तीन चीजें चाहिए होती हैं एग्जाम को निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपकी कड़ी मेहनत, मेहनत नहीं करोगे एग्जाम नहीं निकलेगा, तो मेहनत आपको करनी है। दूसरी चीज है कि पूरी प्लानिंग, मतलब जो कंटेंट तुम पढ़ रहे हो वो बढ़िया होना चाहिए, पूरी एनालिसिस के साथ में बना होना चाहिए। साथ ही साथ में उसमें पिछले 5 साल के आरओ और पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये पूरे पेपर रहे। इन पूरे पेपर के एनालिसिस के हिसाब से बनी हुई चीजें अगर पढ़ोगे तो क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम। और क्या चाहिए होता है भाई, ऐसा थोड़ी नहीं कि दूसरे ग्रह से पेपर बन कर आता है, यही सारी चीजें चाहिए होती हैं। और जब वो सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं तो आसानी से एग्जाम निकलेगा। बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसा वैसा फॉलो करो। 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम हुआ था। 97 क्वेश्चन 140 में से जीएस से फंसाए थे, और हिंदी में 60 में से 57 क्वेश्चन फंसाए थे। और पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना, इकलौता ऐसा चैनल है जिसने ऐसा करके दिखाया था। और सीना ठोक के कहते हैं, किसी भी चैनल में इतनी हिम्मत नहीं है कि 97 क्वेश्चन फंसा के दिखा दे। आप किसी भी चैनल का वीडियो उठाकर देख लीजिए, किसी ने भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि बनाएगा वही वीडियो जिसने खुद फंसा कर दिखाए हैं, प्रूफ दिया, 1 घंटे का वीडियो बनाकर डाला है। तो इसी वजह से कह रहा हूं कि बैच में एडमिशन लेकर पढ़ना शुरू करो, समय बहुत कम है। खुद से पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो कहीं ना कहीं लैक करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद से पढ़ना खराब होता है, खुद से पढ़ना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए ना। समय आपके पास में केवल 6 महीने का। इस वजह से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बैच लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आरओ आरओ लिखकर भेजो, आपको बैच के बारे में बता देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद में मैं प्रूफ वाला वीडियो पूरा चला दूंगा, तो आपको भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस, बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, 110% एग्जाम निकलेगा। दोस्तों, टारगेट स्टडी IQ के आज के शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, इस बार के आरओ का पेपर कितना ज्यादा टफ आया था कि मुझे ऐसा लगता है कि आरओ का ये सबसे टफ पेपर था, टफेस्ट पेपर था। पेपर इतना टफ था कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे और जिनको आरओ भी देना होता था, ऐसे लोगों से भी इस बार का पेपर सॉल्व नहीं हो पाया। और आप ये सोचकर देखिए कि ऐसे कठिन पेपर में 97 क्वेश्चन केवल एक ही सोर्स से पूरे के पूरे लाइन से लाइन, शब्द के शब्द मैच करके फंसे हैं। अभी आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, आप खुद देखकर शॉक्ड हो जाओगे। अच्छा, एक चीज और है, क्वेश्चन फंसना इसको नहीं कहते कि टॉपिक मैच करा दिया। टॉपिक मैच, क्योंकि बहुत सारे टीचर कहते हैं देखो हमने ये टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक पढ़ा है। अरे उस टॉपिक में तो हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन फंसना उसी चीज को कहते हैं मेरे साथियों, कि जब आपका एक एक लाइन फंसे, एक एक शब्द आपका मैच करना चाहिए, तब उसको कहते हैं कि हाँ आपने क्वेश्चन फंसा दिया। दूसरी और चीज समझिए कि आपने मान लो बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने को दे दिया, उसमें से कुछ चीजें फंस गई, उसको भी फंसना नहीं कहते हैं। क्वेश्चन फंसाने का मतलब है किसी कोचिंग के द्वारा कि लिमिटेड कंटेंट में
अगर आपने अच्छे क्वेश्चन मैच करा दिए उसको कहते हैं क्वेश्चन का फंसना। ठीक है, तो आज आपको इस वीडियो में आप सभी के सामने जैसे ही पेपर खत्म हुआ मैं आप सभी के सामने सीना तान के कहता हूं कि हमारे नोट्स से टारगेट स्टडी IQ चैनल से 97 क्वेश्चन लाइन से लाइन मैच हुए हैं और शायद आप ये पहली बार देखने वाले होंगे कि किसी कोचिंग से इतने ज्यादा क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैच किए हैं। एक एक चीज का प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में। तो यहां पर आप देखने वाले हैं कि 97 क्वेश्चन हमने किस तरीके से मैच कराए हैं। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो RO ARO 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इस तरफ है हमने नोट्स में क्या चीज करवाई थी। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि सैयद वंश के सुल्तानों का कालानुक्रम क्या है, कि सैयद वंश में कौन सा सुल्तान किस क्रम में आता है, इसको अरेंज करिए। जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो हमने जब सैयद वंश की शुरुआत करी थी तो मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही होता है, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चलो। हमने कहा था कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो उसकी पहले टाइमलाइन पढ़ो, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में टाइमलाइन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हमने इसी वजह से जब ये वाला वीडियो मेरा देखोगे तो इसमें देखोगे हमने आपको दिखाया भी है हमारे पेड बैच जिन जिन लोगों ने ले रखा है वो उनके पास में पहले से हमारा नोट्स है, वीडियो है, हम जाकर तो उसको चेंज कर नहीं सकते। तो उसमें जाकर लोगों ने चेक किया। आप चेक करिए, मेडवेल हिस्ट्री क्लास नंबर 7 पेज नंबर 2, क्लास नंबर भी बता रहे हैं और पेज नंबर भी बता रहे हैं, बिना डरे बता रहे हैं, क्योंकि हमने ये चीज करके दिखाई है। और जब कोई इंसान किसी चीज को करके दिखाता है तो उसको डर नहीं होता है, और हमको भी किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि सीना तान के कहते हैं कि ये चीज फंसा कर दिखाइए। तो यहां पर आप देखोगे तो इसमें जब हम ये वीडियो चला रहे थे, पढ़ा रहे थे क्लास नंबर 7, तो हमने कहा भी था कि इसको, इस क्रम को याद रखना, ये क्रम ही पूछा जाता। और सेम टू सेम देखो उठा, यहां पर छपा चला आया। यहां पर देखो खिजर खां, ये देखो खिजर खां, इसके बाद में मुबारक शाह, यहां पर देखो मुबारक शाह, ये देखो मोहम्मद शाह, ये देखो मोहम्मद शाह, चौथा देखो अलाउद्दीन आलम शाह, ये देखो अलाउद्दीन आलम शाह। बिल्कुल सेम टू सेम ये देखो क्वेश्चन मैच करा दिया। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा चैनल है जिसका नाम है रोजगार विद अंकित। तो ये जो रोजगार विद अंकित चैनल है, एक बार मैं देख लेता हूं, ये उनके एक मैम है, उनका नाम मैं आपको बताता हूं। हाँ, आरुषि मैम। हाँ, एक चैनल है दोस्तों रोजगार विद अंकित, जो बहुत बड़ा चैनल है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। उन्होंने, उनके ज्योग्राफी के वीडियोस आप देखना यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। एक मैम पढ़ाती हैं जिनका नाम है आरुषि मैम। उन्होंने टारगेट स्टडी IQ चैनल का पूरा ज्योग्राफी कॉपी करके पढ़ा दिया है। एक छोटा सा बच्चा भी देखेगा तो बता देगा कि सर आपका कंटेंट पूरा का पूरा कॉपी करके पढ़ा दिया। उन्होंने जब RO का कोर्स लॉन्च किया तो उन्होंने सेम टू सेम चीजें वहां पर पढ़ा रखी है, मेरे बैच का कंटेंट निकाल के। मुझे इससे ऐतराज नहीं है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल आपके कंटेंट को कॉपी कर रहा है, इसका मतलब है कि इतना बड़ा चैनल पूरे इंडिया के सबसे अच्छी जगह से ही तो कॉपी करेगा। हमारा कंटेंट अच्छा था तभी तो उसने कॉपी किया। तो उन्होंने कॉपी करके पढ़ा है। आप भी देखना चाहो तो उनके डेमो 1 2 3 वीडियोस देख सकते हो, आज भी वहां पर पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें देखोगे कि एक पूछा गया है क्वेश्चन कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। और यहां पर आप देखिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि पहाड़ों पर या ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से क्यों पकता है, फिजिक्स में जब समझा रहे थे तो बहुत अच्छे से ये देखो पॉइंट भी लिखा है, जब हम पहाड़ों पर अथवा ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो यहां पर देखो सब साफ साफ लिखा है, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ये पॉइंट पूछा गया, यानी कि ये गलत है। ठीक है, दूसरा देखो, इस कारण पानी का क्वथनांक घट जाता है। सेम टू सेम लाइन यहां पर देखो लिखी है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, पानी का क्वथनांक घटता है। सेम टू सेम यही चीज। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम मैच हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो,
मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही किसी ने ये क्वेश्चन कराया हो, फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। पूछा गया है कि रमेश की हाइट 5 फीट है और रमेश की हाइट को नैनोमीटर में कितनी होगी। और आप मतलब हंसी आती है, कई लोग हो सकता है विश्वास ना करें, यहाँ पर 5 फीट पूछा गया है और हमने कराया है 6 फीट। केवल एक डिजिट का अंतर है, बाकी सेम क्वेश्चन है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी। और समझिए, आप सोच कर देखिए कि इतने टफ पेपर में, इतना टफ पेपर, और आपको अगर 97 क्वेश्चन कहीं से डायरेक्ट मिल जाए, तो आप चाहे पढ़ने में कितने भी कमजोर हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो, आपको समय ना मिलता हो, आप जॉब करते हो, आपको समय ना मिलता हो, लेकिन अगर आपको नोट्स अच्छा मिल जाए, कोचिंग अच्छी मिल जाए, जहां से इतने सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फंस जाते हैं, तो आप सोच कर देखिए, एग्जाम निकलने से नहीं रह सकता है। 100% आपका एग्जाम निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर देखिए क्वेश्चन बना है, ऑपरेशन अजय के संदर्भ में क्या कथन सही है। इसमें देखो, भारत सरकार ने इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। तो पहला क्वेश्चन यहां पर देखो क्या है कि युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। लाइन से लाइन मैच कर रही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन अजय चला गया, और जब इस क्वेश्चन के नीचे जब हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उसमें पूरा बताया है कि इस मिशन को जयशंकर ने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया, ये सब कुछ बताया गया है। ये केवल क्वेश्चन की फोटो हमने लगाई है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस बार का जो G20 शिखर सम्मेलन है, उसमें किस किस देश के किस किस मुखिया ने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि देश का नाम और उसके सामने उस देश से किसने पार्टिसिपेट किया है। इस क्वेश्चन को बहुत टफ माना गया है, क्योंकि कोई इस चीज को पढ़कर नहीं जाता है। लेकिन जिस समय हम आपको पढ़ा रहे थे, हमने आपको क्वेश्चन तो कराया था कि G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। एक फोटो आपको दिख रही हुई, ये फोटो लगाई थी, और इस फोटो में दिखाया था कि किस देश से कौन इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, और समझाया भी था उस समय पढ़ाते समय कि देश देश का झंडा और उस देश का कौन सा व्यक्ति जा रहा है, सबके नाम। और ये देख सकते हो, सबकी फोटो भी लगा रखी है। आप लिखा हुआ भूल सकते हो, लेकिन आप फोटो नहीं भूलोगे जल्दी। तो सबके नाम उनका फोटो, सबके नाम उनका फोटो, सब देखो लिख रखा है। और वही चीज यहां पर पूछी गई है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर इसको क्रॉस चेक करना है, जो लोग चाहते हैं कि हम इसको क्रॉस चेक भी करें, तो हम आपके पास में पहले से हमारी सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, वहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। ये तो दूसरा क्वेश्चन है, हम आपको पूरे क्वेश्चन दिखाएंगे। एक बार हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए पूरे 97 क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, पूरे 97 क्वेश्चन। और एक भी क्वेश्चन आप देख लेना, लाइन से लाइन पूरा पूरा मैच करेगा, कुछ भी उसमें कम नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, आप लोग यहां पर देखो, राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है, ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में हुआ। और यहां पर देखो साफ साफ लिखा है 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। और यहां पर देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में लखनऊ में हुआ। और यही चीज तो लिखी है कि 22 सितंबर को से 2 अक्टूबर के बीच में लखनऊ में हुआ, यानी कि पहला पॉइंट सही है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट भी यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, दूसरा पॉइंट भी यहां पर लिखा है। तो यहां पर आप देख सकते हो पूरा सेम, ये क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये थ्योरी में हमने दे रखा हो, ये क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम छपा हुआ आ गया। और यहाँ पर जिसको क्रॉस चेक करना है, जिसको बिलीव नहीं हो रहा है, वो हमारी सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स की पीडीएफ में पेज नंबर 12 पर जाकर चेक करें। सितंबर की पीडीएफ पेज नंबर 12 पर चेक करेगा तो उसको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, ये वाला क्वेश्चन देखो। मुझे दोस्तों आज भी याद है कि जब कोई स्टूडेंट कोचिंग करने जाता है, उसके पास 500 रुपए नहीं होते फॉर्म भरने के लिए। और जब आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हो दोस्तों, तो उस कोचिंग की फीस देते हो पहले, फिर उसके नोट्स का प्रिंट आउट निकलने के लिए
दसियों हजार रुपए तो प्रिंट आउट में निकल जाता है। जितनी फीस देते हो उससे दुगना पैसा प्रिंट आउट में लग जाता है। और इतना महंगा कोर्स अगर आप कहीं से ले रहे हो और वहां से फिर सिंगल क्वेश्चन भी नहीं फंसता है तो दुख होता है, क्योंकि आप अपनी पूरी जिंदगी किसी दांव पर लगा रहे हो, रिस्क पर लगा रहे हो, अपना सब कुछ लगा रहे हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग पैसे लाते हैं, माँ बाप की खून पसीने की कमाई होती है। लेकिन इसी वजह से कहते हैं आप जहां से भी पढ़ रहे हो वो सोर्स आपका अच्छा होना चाहिए। हमने जी जान से पढ़ाया, हम अपनी बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करते, लेकिन जी जान से हमने मेहनत करी है तो उसका ये रिजल्ट आपको दिख रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो कि ग्लोबल, यहां पर देखो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो वही क्वेश्चन देखो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है, 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? आंसर है लखनऊ में। पहला पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम देखो वहीं पर है। इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट ने किया था। इसमें देखो एक्सप्लेन में हमने लिखा है इसका उद्घाटन जो है 2023 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दोनों पॉइंट, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट, दोनों के दोनों पॉइंट सेम टू सेम यहां पर आप देखो हम मैच कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमारी फरवरी मंथ की पीडीएफ का क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे चलो, क्वेश्चन पूछा गया है आरओ में एगमार्क के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहां पर देखो एगमार्क क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है, गुणवत्ता की गारंटी की मोहर। और एगमार्क के बारे में पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि एग्रीकल्चर से संबंधित होता है, उसका लोगो भी लगा रखा है। और वही दोनों पॉइंट यहाँ पर पूछे गए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन के फॉर्मेट पे मैच कर रहा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो इसमें पूछा गया है, दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि ताज महोत्सव 2023 लखनऊ में आयोजित किया गया है। यहां पर देखो ताज महोत्सव 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? आंसर हो गया आगरा, ठीक है, ताज महोत्सव आगरा में, ठीक है। और यहां पर फोटो भी लगा रखा है, सेम टू सेम है कि नहीं? आप अपनी आंखों से देखकर विश्वास मानिए, आपको सामने दिख रहा होगा सेम टू सेम है। यहां पर दूसरा पॉइंट है, अब कुछ लोग कहेंगे सर एक ही पॉइंट तो आपने मैच कराया, ऊपर वाली लाइन तो सर आपने मैच नहीं कराई। ऊपर वाली भी मैच कराएंगे, आप देखते जाइए। ऊपर में क्या है? आयुर्वेद महोत्सव। तो यहां पर आप देखोगे, ये देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। और यहां पर देखो साफ साफ लिखा है कि ग्लोबल आयुर्वेद महोत्सव कहां पर हुआ था? केरला में। और इसके लिए हमने फोटो भी लगा रखा है। हमारा नोट्स हमेशा ऐसा ही होता है कि हम उसमें थ्योरी भी रखते हैं और उसमें समझने के लिए एक फोटो भी लगा देते हैं कि आप लंबे समय तक उसको याद रख पाए, ठीक है। तो ये देखो इस वाले क्वेश्चन के दोनों पॉइंट हमने मैच करा दिए, एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये वाला आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसको आप देखो, फिर हमें आपको एक और चीज बताते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देखो, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। हाँ, यहां पर दोस्तों समझने वाली एक चीज है कि अगर हम आपको, समझना मेरी बात को, अगर हम आपको बहुत सारा कंटेंट दे दें और उसमें से कुछ चीजें फंस जाएं, उसको भी आप कभी कर नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट कभी कोई पढ़ नहीं पाता है। हमारा कंटेंट बहुत लिमिटेड है, छोटा सा कंटेंट है। उस कम कंटेंट में लोगों ने हमें बहुत क्रिटिसाइज किया कि आरओ जैसे एग्जाम में इतना कम कंटेंट में कैसे तुम क्वेश्चन फंसा सकते हो। लेकिन चूंकि दोस्तों मैं खुद 10 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं, आईआईटी कानपुर में 2 साल के लिए ट्रेनर के पद पे काम कर चुका हूं, और जो व्यक्ति आईआईटी कानपुर में 2 साल के लिए ट्रेनर रहा हो तो उसको यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर काबिलियत है, ऐसा आप मानते हैं। तो हमने लिमिटेड कंटेंट में, यानी कि इतना नहीं, छोटे से कंटेंट में सब कुछ आप देख सकते हो, आपकी आंखों के सामने है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें देखो विटामिन सी, ये रहा विटामिन सी, विटामिन ए, ये रहा विटामिन ए, और विटामिन B1, और ये रहा विटामिन B1। अब बताओ एक ही क्वेश्चन में, वो भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि हमने ये थ्योरी में पढ़ा रखा हो या हमने कोई एक लंबी सी लिस्ट दे रखी हो जिसमें से
चार पॉइंट लिखे हो, वहां से याद करना बहुत कठिन हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम टू सेम, बस ये फॉलिक एसिड छोड़ के पूरे 3 ऑप्शन सेम टू सेम, वो भी सेम फॉर्मेट में 1 2 3 4 1 2 3 4 फॉर्मेट में। इतना ज्यादा सिमिलैरिटी ये हमारा पढ़ाया हुआ है और ये आरओ में पूछा गया है। जिसको क्रॉस चेक करना है, जिसके पास में हमारे नोट्स पहले से हैं, वो क्रॉस चेक भी कर ले। हमारे नोट्स में जाकर चेक करो, बायोलॉजी की क्लास नंबर 16 में पेज नंबर 6, इतना तक बता रहे हैं, क्लास नंबर 16 पेज नंबर 6 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पूछा क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर। तो इसमें देखो हमने क्या पढ़ाया था, जिस समय हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। ये देखो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, लाइन से लाइन शब्द का शब्द मैच किया। और जिसको क्रॉस चेक करना है वो भी कर सकता है, क्योंकि हम किसी से डर नहीं रहे, हमने पढ़ाया है तो सीना तान के बोलेंगे भी। यहां पर देखो हमारे नोट्स में जाकर पॉलिटी की क्लास नंबर 6 और पेज नंबर 4, पेज के साथ में बताएंगे, क्लास नंबर 6 पेज नंबर 4 में जाकर आप चेक करोगे तो वहां पर आपको ये सेम चीज मिल जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय हम, अगर मेरी ये क्लास नंबर 6 आप देखोगे तो जिस समय हम क्लास आपको पढ़ा रहे थे हमने ये समझाया भी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यही तो टीचर की खासियत होती है कि अगर वो किसी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हो तो वो ये भी बताता चले कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो वहां पर हमने ये चीज एक्सप्लेन करी है कि ये जो चीज हमने लिखी है ये इसी फॉर्मेट में पूछी जाएगी, तभी हमने इसको एक लाइन से लिखा, फिर अलग अलग सबको समझाया भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो 2 लिस्ट दे रखी है, एक तरफ पूछा प्रोडक्ट और दूसरी तरफ उसका जिला। सबसे पहले देखो यहाँ पर देसी घी, इसका आंसर हो जाएगा औरैया। और यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, थ्योरी नहीं क्वेश्चन देखो, हमने क्या करा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत देसी घी के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है, आंसर क्या हो गया, औरैया। तो आप अपने सामने देख सकते हो, आप बिल्कुल इसको सामने से देखो, औरैया इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद में अब कोई कहेगा कि सर इसमें एक ही ऑप्शन तो बचा मैच किया, बाकी सब भी तो मैच कराइए। चारों के चारों ऑप्शन मैच कराएंगे, चारों के चारों। फर्जीफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगा, ये नहीं कि अरे टॉपिक पढ़ा दिया, नहीं, आपको पूरा का पूरा मैच करके दिखाएंगे। यहां पर आप देखो, ये देखो उसी क्वेश्चन में आंवला, यहां पर देखो ओडीओपी योजना के तहत आंवला किस जनपद के लिए प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। और उसके अलावा आंवले का फोटो भी लगा दिया है कि आप लिखा हुआ भूल जाओ लेकिन ये फोटो ना भूलो। इस तरफ देखो देसी घी का फोटो भी लगा दिया है कि आप फोटो ना भूलो, तो इसका आंसर हो गया प्रतापगढ़। तो ये दे रखा आंवले का प्रतापगढ़। बचे हुए 2 ऑप्शन देखो, ये देखो बनाना फाइबर प्रोडक्ट, ये देखो केला फाइबर, बनाना फाइबर, कुशीनगर, ये रहा कुशीनगर। इसके बाद में चौथा ऑप्शन देखो इसमें क्या है, ये देखो काला नमक चावल, काला नमक चावल कहां से, सिद्धार्थ नगर, ये भी आपको दे रखा है। तो चारों के चारों ऑप्शन मैच कराए हैं, कोई एक ऑप्शन नहीं, चारों के चारों ऑप्शन यहां पर मैच कराए। और जिसको ये चेक करना है, हर स्लाइड में आप देख सकते हो विद प्रूफ लिखा है कि हमारे नोट्स में जाकर चेक करो, यूपी जीके क्लास नंबर 4, यूपी जीके क्लास नंबर 4 में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, ये सबसे टफ क्वेश्चन में से एक है, बहुत कम लोग इसको सही कर पाए थे। पूछा गया था कि ये 4 तरीके की रेस दे रखी हैं और इनको अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज करना था। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को कराया और जब इसको समझा रहे थे तो हमने एक इमेज दिखाया था, कितना आसान कर दिया आपके लिए। उस इमेज में फ्रीक्वेंसी वाइज देखो लिख रखा था, रेडियो, यहां पर देखो रेडियो वेव्स, उसके बाद में देखो एक्स रेस, इंफ्रारेड, ठीक है, और विजिबल रेस। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन, ये विजिबल है, पूरी टाइमलाइन बना रखी है। ठीक है, यहां पर देखो लिखा है लॉन्गर वेवलेंथ लोअर फ्रीक्वेंसी, इस तरफ जाओगे तो लोअर फ्रीक्वेंसी और इस तरफ आओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़े, वेवलेंथ कम होगी
और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और बहुत अच्छे से क्लास लेते समय तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में, फ्रीक्वेंसी के घटते हुए क्रम में। इसी वजह से हमने ये फोटो बनाकर दिखाई थी और इसके नीचे थ्योरी में भी समझाया था। ये देखो, सब देखो थ्योरी में ये समझा भी रखा था कि यहाँ पर देखो इस प्रकार घटती फ्रीक्वेंसी और बढ़ती तरंग दैर्ध्य कि में गामा किरण, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य किरण, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, मतलब वो चीज हमने क्वेश्चन में भी कराई और थ्योरी में भी लिख के दी थी कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ते और घटते क्रम वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये चीज बताना बहुत जरूरी होता है। अगर हम आपको बहुत सारा कंटेंट सिर्फ दे दें और आप सोचो कि उसको पढ़ के निकल जाओगे, तो नहीं, हर एक चीज को समझाया है हमने कि इसमें इस तरीके से फंसेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हाँ, देखो यहां पर आप देखोगे और आप सभी लोगों से कहता हूं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। देखो, कहने को तो कोई भी टीचर कह सकता है कि हमने जो पढ़ा है वहां से 100 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए, 30 क्वेश्चन आए, लेकिन जहां से एक्चुअली फंसता है वो सामने बच्चों को फेस करता है, वो सामने आकर एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाता है। और क्योंकि आप YouTube पर झूठ नहीं बोल सकते, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, एक एक चीज का प्रूफ देना पड़ता है। यहां पर आप देख सकते हो, हमारे नोट्स में जाकर चेक करो, एशियन गेम्स का पीडीएफ आपको दिया था अलग से बनाकर एशियन गेम्स का, और कहा था कम से कम 2 क्वेश्चन एशियन गेम्स के आएंगे। और ये वाला क्वेश्चन देखो कि कौन से देश ने एशियन गेम्स में कितने पदक जीते, और हमने यहां पर देखो क्या कराया था क्वेश्चन, एशियन गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते, तो आंसर कितना होगा 107। अब किसी के मन में आएगा कि सर आपने सिर्फ भारत का बता दिया, बाकी सब देशों का हम कैसे टिक करेंगे, तो ये देखो भारत का हो गया 107, यानी कि डी का 2, डी का 2। वैसे तो केवल एक ही ऑप्शन है डी का 2, केवल इतना ही जानते तो भी क्वेश्चन सही करके आ जाते। लेकिन फिर भी जब इस क्वेश्चन के नीचे इसका एक्सप्लेनेशन हमने कराया था तो वहां पर हमने एक लिस्ट भी बनाकर दी थी जिसमें हमने चाइना ने कितने पदक जीते 383 ये रहा, जापान ने कितने पदक जीते 188 ये रहा, साउथ कोरिया ने कितने पदक जीते 190 ये रहा, और भारत ने कितने पदक जीते 107 ये रहा। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने है, प्रूफ ये रहा। हमारे नोट्स में आप भी जाकर चेक कर सकते हो, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण है। यहां पर क्या है, पीली क्रांति किस चीज से संबंधित है, तो ये तिलहन से संबंधित है, जूट से संबंधित नहीं है। अब कोई कहेगा कि सर नीचे वाला ऑप्शन तो आपने बता दिया, ऊपर वाले का क्या करें, तो ऊपर वाला भी पढ़ाया है यहाँ, और इसको जिसको चेक करना है हमारे नोट्स में जाकर ज्योग्राफी की क्लास नंबर 29 में हमने ये चीज करा रखी है। अब यहाँ पर देखना, जब जूट वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे तो हमने 2023 का लेटेस्ट डाटा दिखाया था कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक देश बांग्लादेश है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये 2023 का डेटा है, इससे पहले भारत था लेकिन इस समय बांग्लादेश है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन, ऐसा नहीं कि फंसाने वाला काम कर रहे कि अरे जूट टॉपिक पढ़ाया था, नहीं, दोनों के दोनों पॉइंट आपको चेक करा दिए, दोनों पॉइंट पढ़ा रखे हैं। तो ये इसका आंसर है। इसको जो कोई चेक करना चाहता है, हमारी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 30 में ये हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन देखो, और आप विश्वास मानो हमारे, अगर शायद आपको पहले से ये पता होता कि इतने क्वेश्चन यहां से फंस जाएंगे, तो चाहे पढ़ने में कितने भी कमजोर होते, पेपर आपका क्वालिफाई हो जाता। यहां पर देखो एक लिस्ट दे रखी है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से राज्य में होता है। यहां पर देखो क्वेश्चन, किस राज्य में प्रतिवर्ष
हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो आंसर हो गया नागालैंड, ये रहा नागालैंड। ठीक है, कहां पर करा है? अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के पीडीएफ का डायरेक्ट क्वेश्चन है, नीचे फोटो भी लगा रखा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 टू किक्स ऑफ इन नागालैंड, फोटो के साथ में समझाया है। इसके बाद में देखो, इसी क्वेश्चन में आपको कहोगे कि सर हॉर्नबिल बता दिया, बाकी सब कौन बताएगा? यहां पर देखो, हेमिस फेस्टिवल, हेमिस त्योहार का आयोजन कहां पर किया गया? आंसर हो गया लद्दाख, ये रहा लद्दाख। और ये हमारे नोट्स में आप देख सकते हो, टारगेट स्टडी है क्योंकि नोट्स में कहां पर? अक्टूबर 2023 में ही हमने ये कराया है। और यहाँ पर फोटो भी लगाई, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में शुरू हो गया। ठीक है, इसके अलावा कि सर आपने दो ही ऑप्शन तो बताए हैं, मान लो सर दो ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं सही हुआ, अरे तीसरा भी बताया है। यहां पर देखो, तीसरा देखो, संगाई महोत्सव। ठीक है, तो यहां पर देखो, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो गया डी, मणिपुर। फोटो भी लिखा है, मणिपुर संगाई फेस्टिवल। यहां पर देखो, हमारे नोट्स में जाकर चेक करो, नवंबर मंथ के पीडीएफ में करा रखा है। ये सारे के सारे वीडियो और सारे के सारे पीडीएफ नोट्स जिन जिन लोगों ने पेड कोर्स ले रखा था उन सभी के पास में पहले से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक उत्तर प्रदेश का एक डांस का फॉर्मेट है जिसको कहते हैं चारकूला डांस। चारकूला डांस, तो देख लिखा है कि चारकूला डांस उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में होता है क्या? नहीं, हमने करा है उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल में कौन सा नृत्य होता है? आंसर हो गया चारकूला। और फोटो भी लगा रखी, चारकूला कहां पर होता है? अवध में नहीं होता, ये होता ब्रज मंडल में। दूसरा कह रहा है, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं, आप शॉक्ड हो जाओगे, हमने फोटो लगा रखी थी और उस फोटो में देखो पर्दा ढके महिलाएं अपना पर्दा ढके हैं। आप पढ़ते ना, सिर्फ फोटो देख लेते तो भी आंसर आपका सही हो जाता। पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बड़े गोलाकार लकड़ी के पिरामिड, यहां पर देख सकते हो फोटो लगा रखा है भाई साहब, गोलाकार लकड़ी के पिरामिड ये पर संतुलित करके कृष्ण के गीतों पर डांस करती हैं। यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल लाइन से लाइन मैच करा दिए, वो भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ऐसा नहीं कि थ्योरी मैच कराई हो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में इमेज के साथ। और ये पॉइंट भी लिखा है, चारकूला नृत्य ब्रज का लोक नृत्य है और इसमें रथ के पहिए पर घड़ा रखकर ये किया जाता है, इस तरीके से गोलाकार आकृति, और ये इस तरीके से पिरामिड बनाकर इस डांस को किया जाता है। डायरेक्ट आ गया, क्लास में पढ़ा रखा है, कहां पर? क्लास नंबर 9 में। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को आप देखो, हाँ, उसी टॉपिक पर एक और क्वेश्चन हमने करा रखा था, चारकूला नृत्य कहां पर किया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा ब्रज में। ठीक है, ब्रज इसका। और सी ऑप्शन दे रखा है अवध, अवध देखो दे रखा है, अवध आंसर नहीं होगा। और हमने ये भी क्वेश्चन करा रखा है उसी के जस्ट नीचे, तो ये भी आप देख सकते हो, क्लास नंबर 9 यूपी जीके। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि हमने अपना पहला बैच पढ़ा है आरओ का, 97 क्वेश्चंस फंसे हैं। आगे भी अगर आपको ये सब कुछ पसंद आता है, कोई फोर्स नहीं है, कोई जबरदस्ती कभी नहीं करता मैं, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए, मेरा ये 97 क्वेश्चन का एक एक लाइन का प्रूफ पसंद आता है, तो आरओ के बैच की तैयारी के लिए हमारा नंबर और मोबाइल एप्लीकेशन दे रखा है। यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो उसका भी बैच हमारे यहाँ चल रहा है। दोनों बैच के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, आप प्रूफ देख सकते हो। यहाँ पर देखो है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, हमारे नोट्स में जाकर चेक करो, यूपी जीके क्लास नंबर 3 में कराया है। कह रहा है कि इसकी स्थापना 1965 में हुई, यहाँ पर देख रहा है 1963 में, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। और ये जब टॉपिक हम पढ़ा रहे थे तो इसमें लखनऊ के जितने इंस्टीट्यूट है वो बता रहे थे, ये बनारस में स्थित है नहीं, लखनऊ में स्थित है, क्योंकि लखनऊ के इंस्टीट्यूट हम करा रहे थे। 97 नंबर क्वेश्चन भी डायरेक्ट फंसा, एक एक शब्द मैच किया। इसके बाद में आगे बढ़ो, ये देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयले के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। तो यहां पर देख सकते हो कोयले की लिस्ट हमने बताई थी, इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी कराया है, वो भी दिखाएंगे विविध प्रूफ। कोयले के उत्पादन में
टॉप के 3 देश, और पढ़ाते समय ये भी बता रहे थे बार बार, क्योंकि अगर हम इसको आपको दे देंगे आप कभी पढ़ तो लोगे, लेकिन आप जान ही नहीं पाओगे कि सर ये भी कहीं पूछा जा सकता है। ये टीचर की जिम्मेदारी है कि पढ़ाते समय वो ये बच्चे को बताए कि इस चीज से क्वेश्चन किस फॉर्मेट पे बनेगा। आपको देश पूछे जा सकते हैं, स्टेट्स पूछे जा सकते हैं, तो ये सब पूछा जा सकता है। तो इसमें देखो हमने आपको बता रखा है कि कोयले में भारत जो है लीडिंग प्रोड्यूसर में, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा कह रहा है कि भारत के झारखंड छत्तीसगढ़ में कोयला का विशाल भंडार है। तो कोयले के विशाल भंडार कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, वो भी दे रखा है। दोनों के दोनों पॉइंट हमने यहाँ से फंसा दिए। जिसको चेक करना है ज्योग्राफी में क्लास नंबर 30 में जाकर ये चेक कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर चलता रहेगा, आप इसको देखते जाएं। आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन दूंगा, पूरे के 97 के 97 क्वेश्चन आप देख कर जाना, बीच में मत चले जाना। एक और चीज आपको बताता हूं कि हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ROARO 2024 में पूछा गया था, इस तरफ खिलाड़ियों के नाम और वो कौन से खेल से एशियन गेम्स में खेले थे। ठीक है, तो पहला देखो, हमने जो टारगेट स्टडी IQ चैनल में जो चीज कराई गई है वो ये है कि भाला फेंक जेवलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी अन्नू रानी, और यही चीज तो पूछी गई, अन्नू रानी। आंसर हो गया भाला फेंक। भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब देने को तो ये चीज कोई भी दे सकता है, लेकिन हमने जब इसको दिया था तो ये देखो इमेज के साथ में दे रखा है, अन्नू रानी खड़ी हैं, भाला फेंक रही हैं और गोल्ड मेडल लिखा है जेवलिंग में। इतनी बढ़िया इमेज लगा रखी थी कि आपको कंटेंट याद भी कराने की गारंटी हमारी, आपको याद हो ही जाएगा। ये कहां पर है? एशियन गेम्स वाले PDF में हमने आपको करा रखा है। सर आपने एक ऑप्शन कराया, बाकी के 3 ऑप्शन वो भी कराए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। यहां पर देखो, अन्नू रानी के बाद में हमने क्वेश्चन कराया था एशियन गेम्स 2023 में पलक गुलिया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण। तो ये रहा पलक गुलिया, क्या किया है? 10 मीटर। ये देखो 10 मीटर, 10 मीटर, पलक गुलिया, पलक गुलिया, पलक गुलिया का फोटो, आंसर मैच कर गया। बचे हुए दो ऑप्शंस वो भी दिखाएंगे। ये देखो, तीसरा है एशियन गेम्स 2023 में तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा रजत, सॉरी स्वर्ण। ये देखो तजिंदर पाल सिंह किसमें? शॉटपुट यानी कि गोला फेंक, तो ये गोला फेंक। ठीक है, तजिंदर पाल सिंह का हो जाएगा गोला फेंक। तीसरा ऑप्शन भी मैच करा दिया, तजिंदर पाल सिंह का फोटो भी दिखा दिया और इसके कंधे पर एक गोला ये वाला फोटो लगाया था कि आपको रटना ना पड़े, आपको याद हो जाए कि तजिंदर पाल सिंह कौन है जो गोला फेंकता है, वो वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत आपको चेक करवाना है। इसमें देखो पारुल चौधरी, यहां पर देखो महिलाओं की 5000 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है पारुल चौधरी ने? तो आंसर है स्वर्ण पदक। तो पारुल चौधरी, ये रहा पारुल चौधरी, कितने में? 5000 मीटर। ये रहा 5000 मीटर, बिल्कुल सेम टू सेम। इससे ज्यादा कौन फंसा सकता है? आप दिखा देना हमको। तो यहाँ पर देख सकते हो पारुल चौधरी का फोटो भी, जिसने 5000 मीटर में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों मैच हो गया। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें 4 इंस्टीट्यूट के नाम दे रखे हैं, उनके सामने दे रखा है उनका प्लेस और पूछा है कि इन चारों में से कौन सा नहीं मैच कर रहा है। तो हमने आपको मथुरा में स्थित संस्थान बताए थे, तब आपको बताया था कि सेंटर गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि बकरी वाला जो संस्थान है वो कहां पर है? मथुरा में। यहां पे दे रखा है मखदूम, तो गलत हो गया। यानी कि केवल इतना पढ़ लिया होता तो भी ये क्वेश्चन सही कराते, डायरेक्ट मैच कर गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो, हाँ इसी वाले क्वेश्चन में जब हमने झांसी, मथुरा के साथ साथ झांसी के संस्थान पढ़ाए थे, तब हमने आपको पढ़ाया था भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान। ये देखो भारतीय चारगाह एवं चारा अनुसंधान कहां पर है? झांसी में। झांसी में दे रखा है, ये वाला भी बता रखा था और यही गलत है। तो यहां से ये क्वेश्चन इसको चेक करना है, तो यूपीजी के क्लास नंबर 3 में ये हमने करा रखा है। अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन बना है कि
इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर में हुआ था। हमने पढ़ा था स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 विनर लिस्ट द्रौपदी मुर्मू ने 27 सितंबर को इंदौर में आयोजित, यानी कि ये इंदौर में हुआ था, ये पूछा गया इंदौर में हुआ था। फिर दूसरा कह रहा है इसका आयोजन सितंबर के महीने में हुआ था, ये दे रखा है 27 सितंबर को हुआ था। ठीक है, दोनों चीजें दे रखी हैं और ये क्वेश्चन के फॉर्मेट पे भी हमने कराया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने आपको इसका अलग से पीडीएफ दिया था, क्योंकि ये टॉपिक हर साल पूछा जाता है स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी अवार्ड चूंकि हर साल पूछा जाता है, तो हमने देखो हमारे नोट्स में करंट जीके वाले फोल्डर में एक पीडीएफ बना था स्मार्ट सिटी, उसके पेज नंबर 2, पेज नंबर भी बता रहे हैं, पेज नंबर 2 में ये पूछा गया था। आगे बढ़कर देखो, यहां पर आप देख सकते हो, आपको स्पेशली बता रहा हूं, अब जो क्वेश्चन मेरे पीछे आपको दिख रहा है शायद ही किसी ने करवाया हो, बहुत टफ क्वेश्चन था और मैं पहले से पता था मुझे आना है। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रकार के क्षरण, मिट्टी का जो अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन, मिट्टी, पानी जब गिरता है मिट्टी पर तो वो क्या होती है, वो उसका अपर्दन शुरू हो जाता है, तो उसके संबंध पर विचार कीजिए। खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि कम नुकसान से ज्यादा नुकसान की तरफ आपको बढ़ना है। तो इसमें देखो एक शब्द नहीं चेंज है, इस क्वेश्चन में एक सिंगल शब्द नहीं चेंज है, पूरा का पूरा। जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूं 97% क्वेश्चन हमारे ऐसे फंसे हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ये भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा एक पैराग्राफ दे रखा हो उस तरीके से, ये भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ये भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमने करा रखा है। निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन की प्रक्रियाओं, सॉइल इरोजन के प्रोसेस के सही क्रम क्या है? ये देखो, परत अपर्दन, ये देखो रहा परत अपर्दन, रिल, ये रहा नलिका को रिल बोलते हैं, रिल, अवनालिका, ये रहा अवनालिका, और जो आसफाल होता है इसका मतलब बौछार से होता है, ये रहा बौछार। चारों के चारों ऑप्शन आप अपनी आंखों से देख सकते हो, चारों के चारों ऑप्शन सेम दे रखे हैं। आप देखो, ये देखो अवनालिका, ये देखो बौछारी, नलिका, क्षरण, इस तरफ देखो ये परत, रिल, रिल का मतलब नलिका होता है, और ये अवनालिका, चारों के चारों ऑप्शन सेम के सेम, सेम टू सेम यहां पर दे रखे हैं, आपको बिल्कुल यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम मैच। और ये इसका प्रूफ कहां मिलेगा? जो लोग प्रूफ देखना चाहते हैं, हमारी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 26 पेज नंबर 5 पर आपको इसका भी प्रूफ मिल जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आप शॉक्ड हो जाओगे, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। आप ये वाला क्वेश्चन देखो, हमने फिजिक्स में कराया था। इस तरफ आप देखो, पाई मेसान न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोजकर्ताओं को क्रम में लिखना है। इस तरफ देखो हमने क्या करा रखा है, आपको देखो साफ साफ दिख रहा होगा। इस तरफ देखो, प्रोटॉन की खोज 1920 में, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में। ये तीन ऑप्शन यहां पर देखो क्रम से यहां पर दे रखे हैं, और यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज को क्रम में सजाना था। पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम यहां पर देखो मैच करा दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, ये फिजिक्स में जाकर चेक कर लेना, सबसे बड़ी बात है, आप विश्वास मानो बहुत लिमिटेड कंटेंट में, हमारा जो ज्योग्राफी का जो कोर्स है 30 लेक्चर में पूरी ज्योग्राफी खत्म है, और एक एक लेक्चर 30-30 मिनट का है, यानी कि 15 घंटे में पूरी ज्योग्राफी खत्म। 3-3, 4-4 दिन में आप हमारा पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। इस वजह से कह रहा हूं, आगे देखो, कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार के लिए फेमस है? यहां पर देखो, चूना, चूने में कौन है? राजस्थान। जिप्सम में कौन है? राजस्थान। तो आंसर हो गया राजस्थान। चूना, जिप्सम के भंडार कहाँ है? राजस्थान में, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद में इसको अगर कोई क्रॉस चेक करना चाहता है तो ज्योग्राफी की क्लास नंबर 30 में ये चीज जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं, इसको दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत कोई तभी कर पाता है जब वो सत्य होता है, क्योंकि जो सत्य बोलेगा वो कभी किसी से नहीं घबराएगा। सीना ठोक के कहते हैं, मेहनत करिए तो ये फंसा पा रहे हैं,
मेहनत नहीं करी होती, केवल कट कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट पढ़ा रहे होते तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो कहा गया है कि भारत सरकार की 4 योजनाएं दे दी गई और इस तरफ उनके ईयर दे दिए गए, और इस तरफ आप देखोगे तो हमने करा था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जब भी हम किसी योजना का क्वेश्चन कराते हैं तो वो योजना शुरू कब हुई थी, किसने उसको लॉन्च किया था, ये एक्स्ट्रा में बता देते हैं। तो इसमें हमने बताया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू हुई थी, और यहां पर देखो जन आरोग्य योजना 2018 यानी कि डी का 3, और चारों में से केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर डी का 3 है, वो है ए। एक ही ऑप्शन है, तो केवल यही मालूम होता, एक ऑप्शन पता होने से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये थोड़ा सा लॉजिक से भी सॉल्व करना था। जिसको ये चेक करना है हमारे नोट्स में जाकर जून महीने की जो पीडीएफ है उसमें हमने ये करा रखा है। इसके बाद में देखो एक फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा गया था, 200 वाट की क्षमता के 15 बल्ब 24 घंटे जलते हैं तो कितनी बिजली खपत होगी। फिजिक्स पढ़ाते समय हमने बताया था कि बिजली की जो खपत होती है उसको यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज होगा, और ये देखो फॉर्मूला यहाँ पर बता रखा है कि किलोवाट घंटे को हम लोग कहते हैं यूनिट। यहाँ पर देखो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझाया है सब कुछ, यानी कि वॉट टाइम और डिवाइड बाई 1000, तो 200 वॉट यहाँ पर रखोगे, टाइम यहाँ पर रखोगे 24 घंटे, 15 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 72 यूनिट। समझाया था, और नीचे ये थ्योरी भी लिख रखी है कि विद्युत, ये देखो कि जब घर में बिजली खपत होती है तो उसको सामान्य भाषा में यूनिट कहा जाता है। सेम टू सेम एक एक शब्द मैच कर रहा है, पूरा का पूरा फॉर्मूला जैसा जैसा बताया था बिल्कुल वैसा मैच कर रहा है। फिजिक्स में ये करा रखा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब उन क्वेश्चंस की शुरुआत हो गई है जो टफ हैं, शायद ही इसको किसी ने करवाया हो। यहां पर देखो साफ साफ लिखा है, समझना। हाँ, यहां पर देखो इस तरफ कथन क्या लिखा है, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में होती है। ठीक है, अब देखो नीचे हमने ये देखो क्या समझा रखा है, पूरा मैप, क्योंकि पूरा ज्योग्राफी हमने मैप से समझाया था, और मैप से समझाते समय देखो हमने मैप में दिखाया है कि ये जो बढ़ रहा है साइक्लोन, इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, और ये पश्चिमी विक्षोभ भारत में देखो कहां से घुस रहा है, पंजाब के साइड से। तो हमने लिख रखा था कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बूंदाबांदी करती है। तो वही चीज तो यहां पर लिखी है कि देखो पहला ऑप्शन यहां पर है, रबी की जो फसल होती है उसका मुख्य से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, उत्तरी पश्चिमी राज्यों में की जाती है। वही चीज यहां पर लिखी कि ये जो होता है ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो ये चीज हमने यहां पर समझा रखी है। अब इसी क्वेश्चन को हमने और भी अच्छे से समझा रखा है आपके समझने के लिए, लेकिन इसको अगर कोई चेक करना चाहता है तो ज्योग्राफी की क्लास नंबर 23 और पेज नंबर 9 पर हमने आपको ये करा रखा है। यहां पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको देखो बिल्कुल सेम टू सेम लाइन टू लाइन मैच किया है ये वाला क्वेश्चन भी। इसमें देखो क्या दे रखा है, शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। हाँ, इसमें आप देखो क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में, ये देखो भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। यहां पर देखो हमने जब आपको सॉइल पढ़ा रहे थे तो आपको समझाया था कि ये जो लवणीय मिट्टी होती है ये उसमें क्या होता है, सोडियम, रिच इन सोडियम। ठीक है, इसके बाद में देखो क्रॉप्स ग्रोन अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो मिट्टी होती है ये एग्रीकल्चर के लिए अनफिट होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सोडियम की मात्रा बहुत होती है। और इसको जो को क्रॉस चेक करना चाहता है तो ज्योग्राफी में क्लास नंबर 24 और पेज नंबर 14 पर ये भी हमने करा रखा है, तो इसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, रेड सॉइल,
सॉइल टॉपिक पढ़ाते समय हमने ये भी करा रखा। आप शॉक्ड हो जाओगे, एक एक क्वेश्चन पूरे में बता रहा हूं 97 क्वेश्चन। मैं खुद शॉक्ड हूं कि 97 क्वेश्चन दोस्तों इतने टफ पेपर में, बहुत बड़ी बात होती है। यहां पर देखो कथन दे रखा है, लाल मिट्टी का रंग लाल लोहे की वजह से होता है। यहां पर देखो क्या है कि भारत में पाए जाने वाली दूसरी सबसे ज्यादा मिट्टी लाल मिट्टी है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी लाल किस वजह से होती है? लोहे की वजह से। ये पूरा सेम टू सेम लिख रखा है, ठीक है, सिर्फ कथन दो सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, अब कहोगे कि सर एक ही ऑप्शन तो मैच किया, एक ऑप्शन से हम कैसे क्वेश्चन सही कर देंगे? आगे देखो, इसको क्रॉस चेक करने के लिए ज्योग्राफी क्लास नंबर 25 का पेज नंबर 4। इसके बाद आगे देखो, इसी क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है, क्वेश्चन आरओ में पूछा गया है कि लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। हमारा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम टू सेम कि लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस लाइन में और इस लाइन में एक शब्द का भी डिफरेंस नहीं है, नॉट अ सिंगल वर्ड। आप दोनों को मैच कर सकते हैं, सेम टू सेम उठाकर रख दिया गया। हमारी ज्योग्राफी की क्लास नंबर आपको बता देते हैं, ज्योग्राफी की क्लास नंबर 25 पेज नंबर 4, इतना सटीक कोई नहीं बताएगा। ज्योग्राफी की क्लास नंबर 25 का पेज नंबर 4 पर कारण दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और हमने देखो क्या करा है क्वेश्चन कि लाल मिट्टी में सेम नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, मतलब इसका सीक्वेंस भी नहीं चेंज हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से पूछा गया है की कमी होती है। तो ये देखो बिल्कुल डायरेक्ट फंसा है, जिसने भी पढ़ा होगा वो बिल्कुल सही करके आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्वेश्चन बना है, कह रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली और उसके इस तरफ में लिक्विड भरा होता है और इसके इस तरफ में लिक्विड भरा होता है, जिससे कि लिक्विड एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस बोला जाता है। उसी का क्वेश्चन है, इसको हमने थ्योरी में समझाया। ऑस्मोसिस, ये देखो, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों के मध्य अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई जाती है तो सांद्रता में अंतर के कारण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक के कण उसके जाते हैं। तो ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है और हमने ये पढ़ा भी रखा है। ये देखो रिवर्स ऑस्मोसिस, यहां पर देखो दिया रिवर्स ऑस्मोसिस, ये देखो पूछा भी गया है। हाँ, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये देखो पढ़ा है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। और ये झिल्ली से आने जाने का प्रोसेस ये समझा है, झिल्ली से आने जाने का, और ये रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको चेक करना है, फिजिक्स की क्लास में हमने ये आपको पढ़ा रखा है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो 4 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और इस तरफ दे रखा है कि कौन सा व्यक्ति कौन है। इस तरफ देखो लिखा है जया वर्मा सिन्हा। हमने क्वेश्चन कराया किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया, तो आंसर है जया वर्मा सिन्हा। फोटो भी लगा रखा है, इस इतना ज्यादा कौन बताता है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे की फर्स्ट सीईओ हैं, तो यहां पर देखो साफ साफ है जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। ए का 3, लेकिन अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। बाकी जो बचे हुए ऑप्शन है ये भी करा रखे हैं, चारों के चारों ऑप्शंस भी इसमें करा रखे हैं, ठीक है, वो भी आपके सारे चारों के चारों ऑप्शंस करा रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है 4 व्यक्तियों की मौत हुई थी, उनमें से इनका सही क्रम बताना है, ठीक है। इसमें देखो हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, ये देखो हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया है। हमारे नोट्स में जाकर सितंबर 2023 की पीडीएफ में ये क्वेश्चन हमने करा रखा है। हरित क्रांति के जनक थे एमएस स्वामीनाथन का सितंबर में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिक से भी सॉल्व करना था, क्योंकि हमने सितंबर के महीने में ये जो सीआर राव हैं ये अगस्त में खत्म हुए थे। अगस्त की पीडीएफ में हमने ये करा रखा था, सितंबर में हमने ये करा रखा है, और इसमें एक और है, हाँ,
भारत में सार्वजनिक शौचालयों के जनक बिंदेश्वर पाठक का भी इनका भी अभी रिसेंट में निधन हुआ है। तो ये तीनों के तीनों हमने करा रखे हैं, बस आपको उसमें मैच कराना था कि कौन, आपको याद होना चाहिए कि सर ने ये सितंबर में कराया था, ये नवंबर में कराया था, तो उस लॉजिक से ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे नोट्स से मैच हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, हाँ ये क्वेश्चन गलत फोटो लग गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ इसमें देखो, कह रहा है नरगेस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। यहां पर देखो, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा नरगेस मोहम्मदी, सेम टू सेम। फिर इसमें है कि वो प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ी थी, नहीं, वो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फोटो भी लगा रखा है, नरगिस मोहम्मदी का फोटो, नोबेल पीस प्राइज मिला है। यानी कि कुछ भी आपको घुमाने का काम मैं नहीं कर रहा हूं, दोनों के दोनों ऑप्शंस का प्रूफ दे रहा हूं, एक आंसर का प्रूफ नहीं, दोनों के दोनों ऑप्शंस का प्रूफ आप अपनी आंखों के सामने से देख सकते हैं। और जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनमें से जिसने भी हमारा कोर्स ले रखा हो, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमने जो चीज पढ़ाई वो एग्जाम में बिल्कुल छपी हुई आई है। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज का पीडीएफ दिया था, उसमें ये हमने आपको करा रखा था। अब इसमें देखो, उत्तर प्रदेश के बजट के संदर्भ में विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 7,60,000 करोड़ है, नहीं, आंसर क्वेश्चन हमने कराया था, उत्तर प्रदेश का बजट कितने करोड़ का है, 6.90 लाख करोड़ का। फोटो भी लगा रखी है ये, जिसको चेक करना है करंट जीके वाले फोल्डर में, यूपी बजट वाली पीडीएफ में। और हमने समझाया भी था कि यूपी बजट अलग से दे रहे हैं क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में ये देखो, इस तरफ में एकेडमीज के नाम दे रखे हैं और उसकी स्थापना कब हुई थी ये दे रखा है। तो यहाँ पर 4 एकेडमीज के नाम और उसकी स्थापना के वर्ष यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, ये देखो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1962, तो 1962, ठीक है। तो ये साफ साफ ए का 4 मैच कर रहा है। बाकी बचे हुए ऑप्शंस वो भी करा रखे हैं, उसका भी प्रूफ आपको दिखा देंगे, ठीक है। इस तरफ देखो, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी के जब बारे में बता रहे थे तो हमने बताया था इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। सेम टू सेम ज्योग्राफी की क्लास नंबर 24 में पेज नंबर 13 पर ये दे रखा है, ठीक है। अभी आगे भी आपको कराते हैं, आप देखते रहिए, आप शॉक्ड हो जाओगे। पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इसमें करा रखे हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी मेहनत का खून पसीने की जो कमाई है वो ऐसी संस्था में लगाएं जहां से आपको क्वेश्चन फंसने के चांसेस हों, क्योंकि बहुत पैसा लगता है बैच लेने में, बहुत पैसा लगता है प्रिंट आउट निकलवाने में। इस वजह से सोच समझकर ही कहीं पर एडमिशन लें। मुझे बहुत दुख होता है जब इतना ज्यादा पैसा और समय लगाने के बावजूद भी किसी कोचिंग से एक सिंगल क्वेश्चन भी ना फंसे, तो बड़ा दुख होता है। इसमें देख सकते हो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, जंग किसके बारे में है पूरा समझाया गया है, ठीक है, सेम टू सेम। इसके बाद में इसी क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शन में दे रखा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो हमने ये पढ़ा है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, इसका पर्पस क्या है वो भी यहाँ पर, दोनों में आपको आंसर देना है। दोनों के दोनों ऑप्शंस हमने करा रखे हैं। इसका अगर किसी को चेक करना है तो करंट जीके में एलिफेंट रिपोर्ट पेज नंबर 3 पर ये दे रखी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में बनारस को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित करी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा एससीओ। ये पढ़ाया तो है बिल्कुल कि एससीओ ने आध्यात्मिक नगरी काशी को चुना, काशी यानी कि बनारस को चुना पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया। और पढ़ाते समय बताया भी था कि इस टाइप से घुमाकर पूछा जा सकता है। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए यूपी का करंट अफेयर्स मार्च महीने का आप देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन करा रखा है। अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद ही कहीं पर आपको मिलेगा, बहुत मुझे नहीं लगता कि शायद ये क्वेश्चन किसी ने करा रखा है। इसको हमने देखो ज्योग्राफी में कितने बढ़िया से इमेज लगाकर कराया था
केवल इमेज देख लिए होते तो भी आंसर ये सही कराते। यहाँ पर देखो, इसको क्रॉस चेक करना है तो हमारे नोट्स में जाकर चेक करो, ज्योग्राफी की क्लास नंबर 11 पेज नंबर 10 पर हमने ये करा रखा है। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण, यानी कि 3 दर्रे दे रखे हैं और उन 3 दर्रों को उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे की तरफ क्रम में अरेंज करना है। याद नहीं रहती हैं ऐसी चीजें भाई, देने को तो कई लोगों ने लिख रखा होगा अपने नोट्स में, लेकिन क्या वो लिखा हुआ आपको याद रहेगा? लिखी हुई चीजें कभी नहीं याद होती, क्योंकि पता ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाएगा। इस वजह से हमने जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो हमने देखो फोटो दिखाई थी, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। यहां पर देखो, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, एरो भी लगा दिया था और बोला भी था आपसे, क्वेश्चन में बताया था कि ये इसका क्रम पूछा जाएगा। और सेम टू सेम आप देख सकते हो, उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में बताया गया था उस फॉर्मेट में ही ये पूछ लिया गया। ठीक है, इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप क्लास नंबर 11 पेज नंबर 10 पर जाकर चेक कर सकते हो। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, खैर ये वाला क्वेश्चन तो कई लोगों ने करा रखा होगा। ठीक है, तो इसमें देखो, मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो ये मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। यहाँ पर देखो, मिनी माता रोग पारा मरकरी की वजह से होता है, ये इसमें देखो आंसर दे रखा है। इसके बाद में देखो, ये टफ क्वेश्चन था, सेम टू सेम फंसा है, सेम टू सेम। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग सूख जाता, शुष्क रहता है। यहां पर हमने क्या बताया है? भारत के उत्तरी मैदान में सर्दियों में कुछ वर्षा होती है, कुछ जगह पर वर्षा होती है, बाकी सब कुछ सूखा रहता है। तो यहां पर देखो, सर्दियों में उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से ये सब होता है। लेकिन यहां पर देखो क्या देखा है, शीत ऋतु के दौरान देश का अधिकांश उत्तरी पूर्वी हवाओं, ये देखो दे रखा है उत्तरी पूर्वी मानसून। सेम टू सेम, भारत में सर्दियों के समय वर्षा जो होती है वो किस वजह से होती है? ये कोई थ्योरी नहीं है, ये क्वेश्चन, यही भी क्वेश्चन कथन कारण, ये भी कथन कारण, आप देख सकते हो सेम टू सेम मैच कर रहा है। ठीक है, सेम टू सेम इसमें मैच कर रहा है कि सर्दियों के समय में जो बारिश होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से होती है। यहां पर भी देखो उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से होती है। ठीक है, कुछ जगह वर्षा होती, बाकी जगह सूखा होता है, वो भी पॉइंट, दोनों के दोनों पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं। उसी क्वेश्चन को दोबारा से आप देख सकते हो, पढ़ाया भी था कि भारत में जो सर्दी है, सर्दी के मौसम में जो पानी बरसता है वो किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बरसता है और उत्तरी पूर्वी मानसून, और वही चीज तो पूछी गई है, उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से ये बारिश होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सब वो क्वेश्चंस बता रहा हूं जो शायद ही किसी ने करा रखे हो, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन। सिंपल वाले क्वेश्चन तो कोई भी करा देगा, हालांकि पूरा पेपर ही डिफिकल्ट था। अब देखो क्वेश्चन के साइड में देखो, इस तरफ देखो, कह रहा है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। तो जब हमने आपको हिमालय पढ़ाया था, इतने अच्छे तरीके से हमने आपको हिमालय पर्वत पढ़ाया है, इतनी इमेजेस दिखाई है कि केवल इमेज भी देख लेते तो तैयार हो जाता आपका। हिमालय पढ़ाते समय इसमें कह रहा है कि समझो, इसमें ये हिमालय है मान लो, तो डायरेक्शन कैसी होती है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। कह रहा है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों दक्षिण ढलानों में अधिक घना होता है। उत्तरी, ये हिमालय का उत्तरी भाग है और ये है दक्षिणी भाग। ठीक है, तो कह रहा है उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी की तुलना में अधिक घना, कह रहा है कि यहां पर जंगल ज्यादा होता है। तो हमने आपको जब हिमालय समझाया था तो आपको बताया था कि हिमालय पर्वत को समझने के लिए उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो इसको उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजित कर लो, यानी कि ऊपर से नीचे देख के समझ लो, या तो आप इस डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ समझ लो। तो जिस समय हमने आपको बताया था कि हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर अगर समझोगे, तब हमने आपको समझाया था कि ऊपर है ट्रांस हिमालय, फिर है ग्रेटर हिमालय, फिर है मिडिल हिमालय, फिर है शिवालिक रेंज।
तब हमने आपको एक एक पॉइंट समझा था कि यहाँ पर ऊपरी हिस्से पर तो बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर तो पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो वहां पर बर्फ की मात्रा कम होती है, धूप अच्छी मिलती है, इस वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरी ऑप्शन को भी पढ़ा रखा है, आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे वो भी समझा रखा है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अक्टूबर, यहां पर देखो, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर सीमित सत्याग्रह, जिसको कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया था। यहां पर आप देख सकते हो टॉपिक पूरा का पूरा वही टॉपिक पढ़ा है, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह पूरा का, जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध नीति का विरोध करने और अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी। और उसमें वही चीज पूछ रहा है कि ये सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया। ये देखो गांधी जी ने शुरू किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में सिर्फ एक व्यक्ति सत्याग्रह पर बैठता था, जब उसकी गिरफ्तारी हो जाती थी तो दूसरा, और जब दूसरे की गिरफ्तारी हो जाए तब तीसरा। इस तरीके से ये चलता था, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। और सेम टू सेम चीज यहां पर आप देखोगे। अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 17 में हमने ये चीज करा रखी है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखोगे इसी वाले क्वेश्चन में, ये देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह में कोई लोग सोचेगा सर ये दे रखा है अक्टूबर 1940, तो ये देखो लिखा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 गांधी जी का। दूसरा कि ब्रिटेन में युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचाने के लिए, ये देखा ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए। दोनों के दोनों पॉइंट हमने यहाँ पर समझा रखे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर मैच किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दे रखा है, देखो क्वेश्चन तो दोस्तों मैं आपको सारे दिखाऊंगा, आप सारे क्वेश्चंस देख कर जाना। 97 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन अभी आपके सामने, अगर आपको लगा हो कि हमने ये बोला कि सिर्फ टॉपिक पढ़ा दिया वहां से देखो मैच किया, तो मुझे इस वीडियो में नीचे ही मेरी बुराई करके जाना। मैं डरता नहीं हूं, सीना तान के आंख में आंख डाल के आपसे बात कर पा रहा हूं, क्योंकि हमने मेहनत करी है, रात रात भर जागे हैं, पेपर का एनालिसिस किया है, तब जाकर आपके लिए ये सब चीजें पॉसिबल कर पाए। ठीक है, यहां पर देखो अफ्रीका में विक्टोरिया झील के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ये रही विक्टोरिया झील, कह रहा कि ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील में हमने कराया था, ये युगांडा, केन्या, यहां पर देख सकते हो विक्टोरिया झील कराते समय हमने आपको बताया था ये युगांडा, केन्या और तंजानिया, युगांडा, केन्या और तंजानिया इस जगह पर स्थित है। यहां पर दे रखा है कि वो जाम्बिया और मोजाइक, गलत है। ठीक है, देश बहुत बड़ी बात है, ये चीज हमने आपको बता रखी है। ठीक है, तो विक्टोरिया झील, ये कह रहा है द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। यहां पर देखो साफ साफ लिखा है, एक सेकेंड इसका मैं ये हटा देता हूं। हाँ, ये देखो कह रहा है कि विक्टोरिया झील जो है ये हो गया, ये अफ्रीका पर स्थित है। तो ये देखो दे रखा है अफ्रीका की ये झील है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे से समझाया था, कम से कम 6 इमेज लगाकर इस क्वेश्चन को हमने समझाया था। इसमें देखो कह रहा है कि जो इक्विटोरियल, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, इस तरफ पढ़ना। इसमें देखो क्या लिखा है, ये देखो इसमें क्या लिखा है, सब लोग पढ़ना। लिखा है इक्वेटर, आप लोग जानते हो ना पृथ्वी की बीच में जो काटने वाली लाइन इक्वेटर, इस तरफ आपको दिख रही होगी, ये देखो इक्वेटर, ये देखो इक्वेटर। ठीक है, तो इसमें देखो साफ साफ लिखा है, इस तरफ देखो आप क्वेश्चन में कह रहा है इक्विटोरियल फॉरेस्ट बायोमास इज द बायोमास विद डेंसेस्ट एंड हाईएस्ट बायोमास। तो हमने इस तरफ इक्विटोरियल आपको जब समझाया था तो उस समय आपको ये चीज बताई थी। जैसे इस तरफ देखो एक पॉइंट लिखा है कि जो इक्विटोरियल एरिया होता है, इक्विटोरियल मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, इसके लिए कह रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर पूरे साल बहुत ज्यादा रहता है,
और हमने आपको पढ़ाते समय बताया था, फोटो बनाकर दिखाई थी, अलग अलग टेम्परेचर जोन, जहां पर बर्फ जमी है वो इस तरीके से दिखाया था, और जहां पर ज्यादा टेम्परेचर रहता है उसको ये दिखा रखा है, लाल कलर से कर रखा है। फोटो देखने, थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, फोटो देख के ही समझ जाओगे कि सर यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है। एक और इमेज आपको दिखाई थी, अगर आपको याद होगा, और ये क्वेश्चन है हमारी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 22 पेज नंबर 3 पर हमने ये चीज आपको करा रखी है। यहाँ पर आप देखो, जब इक्विटोरियल इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको ये चीज भी बताई थी कि सूरज की रोशनी साल में 2 बार इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर हॉट रहता है। तभी ये देखो यहाँ पर कलरफुल इसको रेड कलर से दिखाया, सूरज भी बनाकर दिखाया था। इतनी फोटोज आपको दिखा दी थी कि गलत होने के चांसेस ही ना रहे। ठीक है, ज्योग्राफी में पेज नंबर 22, क्लास नंबर 22 पेज नंबर 3 पर आपको ये बता रखा है। ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, रबी की फसल वाला, ये भी हमने करा रखा है। ठीक है, तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस दोस्तों हमने मैच करा दिए हैं। अभी भी दोस्तों मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी तक हम जितना पेपर देख पाए, पूरा का पूरा अभी हमने खोजा भी नहीं। 97 क्वेश्चन आपके सामने 1 घंटे में हमने आपको जो बताए हैं, ये वो हैं जो हमने अभी खोज लिए हैं। अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने अभी देखे ही नहीं है। जब उनको मैच करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है 100 से ज्यादा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट लाइन से लाइन मैच किए हैं। और हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में 60 में से 57 क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन से लाइन फंसे हैं। तो जो लोग भी हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं, कृपया करके हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी करें। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए।